हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मौर्य काल के बाद का समय यानी मौर्योत्तर काल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस के वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। शाही उपाधि कैसर किससे उद्भूत थी? आपका ऑप्शन है फारसी, सिथियन, चीनी, रोमन। आपका राइट आंसर हो जाएगा रोमन। तो शाही उपाधि कैसर रोमन से उद्भूत थी। अगला सवाल है, मातृदेवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है? आपका ऑप्शन है कुनिंद, हिंद यवन, कुषाण, गुप्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। मातृदेवी उमा का नाम कुषाण के सिक्कों पर मिलता है। कुषाण शासकों के स्वर्ण सिक्के रोमन मानक के बराबर होते थे। कुषाणों ने ही सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए जो 124 ग्रेन के थे। हुबिस के सिक्कों पर भारतीय देवी देवता पहले के कुषाण शासकों से अधिक मिलते हैं। इनमें बुध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, संकर्षण, उमा आदि शामिल है। कुषाणों ने ही सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए। अगला सवाल है, पेरिप्लस के अनुसार भारत में समुद्री यात्राएं किस माह में की जाती थी? आपका ऑप्शन है अक्टूबर, जुलाई, जून, दिसंबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई। पेरिप्लस के अनुसार भारत में समुद्री यात्राएं जुलाई माह में की जाती थी। तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथेरियन सी के अनुसार 80 ईस्वी से 135 ईस्वी के बीच किसी अज्ञात यूनानी द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इरीथेरियन सी पुस्तक लिखी गई। पेरिप्लस का अर्थ है नौचालन चार्ट या यात्री पुस्तिका तथा इरीथेरियन सी का मतलब होता है लाल सागर। इस पुस्तक से भारतीय समुद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तथा पहली शताब्दी में भारत की व्यापारिक गतिविधियों का पता चलता है। अगला सवाल है, बेसनगर स्तंभ अभिलेख में किसे भागवत कहा गया है? आपका ऑप्शन है डियोन, हेलियोडोरस, एंटिलिया किड्स, भागभद्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस। तो बेसनगर स्तंभ अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है। तो बेसनगर का जो लेख है यवन राजदूत हेलियोडोरस का है तथा गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इससे मध्य भारत में भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। अगला सवाल है, संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? आपका ऑप्शन है सांची का अभिलेख, गिरनार का, लुम्बिनी का, सारनाथ का। आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरनार का। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है गिरनार का। अगला सवाल है, भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? आपका ऑप्शन है घोसुंडी प्रस्तर लेख से, हेलियोडोरस के बेसनगर लेख से, नानाघाट गुफा अभिलेख से, मेहरौली चंद्र अभिलेख से। आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस के बेसनगर लेख से। भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस के बेसनगर लेख से। अगला सवाल है, रोम से बनी वस्तुओं में से कौन सी एक भारत में प्रचुर मात्रा में मिली है? आपका ऑप्शन है भांडखंड, दीपक, कांसे की मूर्तियाँ, सिक्के। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्के। रोम से बनी वस्तुओं में से सिक्का भारत में प्रचुर मात्रा में मिली है। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में पश्चिम एशिया से मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है? आपका ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दीपवंश, बाबेरू जातक, यवन जातक।
आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबेरू जातक। बाबेरू जातक में पश्चिम एशिया से मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है। अगला सवाल है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे? आपका ऑप्शन है कुषाण, मौर्य, हिंद यवन, गुप्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद यवन। तो हिंद यवन भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। अगला सवाल है, चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? आपका ऑप्शन है मिनांडर, देमेट्रियस, होबेस्क, कैडफिसस। आपका राइट आंसर हो जाएगा होबेस्क। तो चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के होबेस्क ने चलाए थे। होबेस्क ने कश्मीर में हुस्कपुर नामक नगर की स्थापना करवाई। यह शिव और विष्णु का उपासक था। होबेस्क ने चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के प्राप्त होते हैं। अगला सवाल है, नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की? आपका ऑप्शन है योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक। नागार्जुन ने माध्यमिक संप्रदाय की स्थापना की। अगला सवाल है, नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? आपका ऑप्शन है होबेस्क, यौधेय, वसुदेव, कैडफिसस द्वितीय। आपका राइट आंसर हो जाएगा कैडफिसस द्वितीय। नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्कों का प्रचलन कैडफिसस द्वितीय ने किया था। अगला सवाल है, कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? आपका ऑप्शन है सौंदरानंद, बुधचरित्र, अवदान शतक, दिव्यावदान। आपका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यावदान। कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी दिव्यावदान पुस्तक से मिलती है। अगला सवाल है, रोम बस्ती कहाँ मिली है? आपका ऑप्शन है कालीबंगा, अरिकमेड्डू, रंगपुर, सतारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरिकमेड्डू। तो रोम बस्ती जो मिली है वो अरिकमेड्डू में मिली है। अगला सवाल है, सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले? आपका ऑप्शन है सीसा, तांबा, पोटीन, चांदी। सीसा, तांबा, सोना, चांदी। सीसा, तांबा, सीसा, पोटीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीसा, तांबा, पोटीन और चांदी। तो सातवाहनों ने सीसा, तांबा, पोटीन और चांदी धातुओं में अपने सिक्के ढाले। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, पोटीन आदि के सिक्के चलाए। इनके सिक्कों पर मछली, जहाज और शंख के चित्र मिलते हैं। अगला सवाल है, हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख है। आपका ऑप्शन है संकर्षण एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, वासुदेव, केवल वासुदेव, सभी पंचवीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल वासुदेव। तो हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में केवल वासुदेव की चर्चा है। तो बेस नगर का जो अभिलेख है यवन राजदूत हेलियोडोरस का है तथा गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इससे मध्य भारत में भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। अगला सवाल है, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? आपका ऑप्शन है सातकर्णी प्रथम, सिमुक, यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसके समय में इसके माता बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसने शक शासक नहपान को हराकर मार डाला था। अगला सवाल है, सातवाहन शासन कितने वर्षों तक चला? आपका ऑप्शन है
200 बरस तक, 300 बरस तक, 400 बरस तक, 500 वर्ष तक। सातवाहन शासन 300 वर्षों तक चला। अगला सवाल है, कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? आपका ऑप्शन है मथर, कुजुल, चरक, सुश्रुत। आपका राइट आंसर हो जाएगा चरक। कनिष्क का राज्य वैद्य जो था वो चरक था। कनिष्क की राजसभा अनेक योग्य विद्वानों से सुशोभित थी। इनमें पाशर्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक उसकी राजसभा के रत्न थे। कनिष्क का पुरोहित संघरक्ष था। अगला सवाल है, वह नृपति जिसने मध्य एशिया तक शासन किया। आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क। आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। तो वह नृपति कनिष्क था जिसने मध्य एशिया तक शासन किया था। अगला सवाल है, कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? आपका ऑप्शन है आजीवक, बौद्ध, महायान, हीनयान। आपका राइट आंसर हो जाएगा महायान। कनिष्क महायान संप्रदाय से संबंधित था। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यहीं बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। मेरे दोस्त, अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, ईसा की पहली शताब्दी में दक्षिण भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंध की सूचना किस स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है मदुरै, अरिकमेडु, नागार्जुनकोंडा, हलेबीड। आपका राइट आंसर हो जाएगा अरिकमेडु। तो ईसा की पहली शताब्दी में दक्षिण भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंध की सूचना अरिकमेडु स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। अरिकमेडु आधुनिक पांडुचेरी में स्थित इस बंदरगाह का नाम पेरिप्लस में पेडोक मिलता है। यहाँ 1945 में हुई विस्तृत खुदाई में एक रोमन बस्ती मिली है, जहाँ से रोम निवासियों की रुचि तथा उनके द्वारा दिए गए नमूनों के अनुसार मलमल तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण करके रोम भेजा जाता था। यहाँ से रोम की बनी हुई अनेक वस्तुएं जैसे दीप का टुकड़ा, बर्तन, सुराही आदि प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? आपका ऑप्शन है आगाथोब्लेज, होबेस्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, भागभद्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा होबेस्क। तो होबेस्क के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है। तो होबेस्क ने कश्मीर में हुस्कपुर नामक नगर की स्थापना करवाई। यह शिव और विष्णु का उपासक था। इसके चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के प्राप्त होते हैं। अगला सवाल है, सातवाहनों की शासकीय भाषा कौन सी थी? आपका ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, महाबलीपुरम, तक्षशिला। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। सातवाहनों की शासकीय भाषा प्राकृत थी। अगला सवाल है, ऑगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? आपका ऑप्शन है अरिकमेडु, कोयम्बटूर, महाबलीपुरम, तक्षशिला। आपका राइट आंसर हो जाएगा अरिकमेडु। ऑगस्टस के रोम के सिक्के अरिकमेडु से प्राप्त हुए थे। अगला सवाल है, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? आपका ऑप्शन है विद्या और अध्ययन के लिए, वाणिज्य और व्यापार के लिए, कला और शिल्प के लिए, सभी के लिए। तो तक्षशिला जो था वो विद्या और अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, वाणिज्य और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध था, यानी तक्षशिला सभी के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, रुद्रदामन कौन था? आपका ऑप्शन है शक राजा, सातवाहन राजा, राष्ट्रकूट राजा, प्रतिहार राजा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा शक राजा। तो रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन एक शक राजा था। रुद्रदामन उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका जूनागढ़ अभिलेख है। इस अभिलेख से पता चलता है कि इस समय यहाँ का राज्यपाल सुविशाख था, जिसने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत एवं तर्कशास्त्र का पंडित था। मालवा के शकों में अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। अगला सवाल है, प्लिनी कौन था? आपका ऑप्शन है यूनानी भूगोल विशेषज्ञ, शक राजा, भूगोलवेत्ता, फ्रांसीसी सैनिक। तो प्लिनी कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी भूगोल विशेषज्ञ। तो प्लिनी कौन था? प्लिनी था यूनानी भूगोल विशेषज्ञ। तो नेचुरल हिस्टोरिका की रचना प्लिनी ने की। 77 ईस्वी में प्लिनी ने लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। इसमें उन देशों के विविध पक्षों का वर्णन मिलता है जिनके साथ उस समय भूमध्य सागरीय देशों का व्यापारिक संबंध था। अगला सवाल है, टॉलमी कौन था? आपका ऑप्शन है इतिहासकार, आर्थिक विशेषज्ञ, भूगोलवेत्ता, सामाजिक नेता। तो टॉलमी जो था वो एक भूगोलवेत्ता था। तो टॉलमी जो था वो एक भूगोलवेत्ता था। टॉलमी द्वारा 150 ईस्वी में इस पुस्तक में यानी ज्योग्राफी में उन देशों के विविध पक्षों का वर्णन मिलता है जिनके साथ उस समय भूमध्य सागरीय देशों का व्यापारिक संबंध था। अगला सवाल है, चरक संहिता क्या है? आपका ऑप्शन है इतिहास ग्रंथ, चिकित्सा ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, कथा संग्रह। आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा ग्रंथ। तो चरक संहिता एक चिकित्सा ग्रंथ है। अगला सवाल है, भरहुत किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है कला के लिए, प्रसिद्ध युद्ध स्थल के लिए, कला स्थापत्य के लिए, हिंदू मंदिर के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा कला स्थापत्य के लिए। तो भरहुत कला स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, मेनेंडर की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है बैक्ट्रिया, तक्षशिला, पुरुषपुर, साकल। आपका राइट आंसर हो जाएगा साकल। तो मेनेंडर की राजधानी कहाँ थी? साकल थी। मेनांडर बौद्ध साहित्य में मिलिंड नाम से प्रसिद्ध है। इसने गंगा यमुना दोआब पर भी आक्रमण किया। पेरिप्लस में उल्लेख है कि मेनांडर के सिक्के भरौंच के बाजारों में खूब चलते थे। हाल ही में कौशाम्बी के पास रेह से उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मेनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। इसकी राजधानी साकल शिक्षा और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। अगला सवाल है, गांधार कला को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है इंडो ग्रीक कला, सार्सेनिक कला, बौद्ध कला, भारतीय कला। आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक कला। गांधार कला को इंडो ग्रीक कला कहा जाता है। तो कनिष्क के समय में भारत में दो नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ, जिसे गांधार कला एवं मथुरा कला शैली कहा जाता है। गांधार कला शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियाँ काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई है। यह यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती है। इसमें भौतिकता का पुट स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? आपका ऑप्शन है चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया।
आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। तो कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। अगला सवाल है, वह राजवंश जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ। आपका ऑप्शन है चोल, कुषाण, सुंग, वर्धन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंग। तो सुंग राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई थी और उसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता सुंग वंश के हाथ में आई। सुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। पुष्यमित्र सुंग जो इस वंश का संस्थापक था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। तो पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर सत्ता हथियाई थी तथा देवभूति सुंग वंश का अंतिम शासक था। इसके मंत्री वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है। आपका ऑप्शन है सिकंदर, सेल्यूकस, डेमेट्रियस, मेनांडर। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेनांडर। भारत के यूनानी शासकों में से मेनांडर भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है। तो भारत के यूनानी शासकों में से मेनांडर की स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है। अगला सवाल है, मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई। आपका ऑप्शन है मौर्य, सुंग, सातवाहन, पल्लव। आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन। मनुस्मृति की रचना सातवाहन वंश के शासनकाल में हुई। अगला सवाल है, वह नरेश जिसने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया। आपका ऑप्शन है कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, जरोबर सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। तो वह नरेश कनिष्क था जिसने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत का सूचक है। कनिष्क का चीन के शासक पांचायों से युद्ध हुआ जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई परंतु बाद में वह विजयी हुआ। अगला सवाल है, गांधार कला से संबद्ध नगर कौन सा था। आपका ऑप्शन है कन्नौज, आगरा, भरहुत, बामियान। आपका राइट आंसर हो जाएगा बामियान। गांधार कला से संबद्ध नगर था बामियान। अगला सवाल है, हाथे गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है। आपका ऑप्शन है खारवेल, सातकर्णी, वासुदेव, भोजपरमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। तो हाथे गुम्फा अभिलेख में खारवेल के उपलब्धियों का विवरण है। तो खारवेल जो था कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। खारवेल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। अगला सवाल है, अश्वघोष किसका समकालीन था। आपका ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। तो अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। अगला सवाल है, श्रेणी क्या थे। आपका ऑप्शन है आर्थिक निगम, व्यापारिक केंद्र, सांस्कृतिक साधन, शैक्षणिक संस्था। आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक निगम। तो श्रेणी जो थे वो वे आर्थिक निगम थे। मेरे दोस्त, अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं और घर बैठे जीएस और करंट अफेयर्स का क्विज ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके और ऑनलाइन जूम ऐप पर क्विज कर सकते हैं। तो 7:30 बजे आप क्विज ज्वाइन ज़रूर करें। धन्यवाद।